आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का जो शेष बचा हुआ भाग है। इसमें हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। रासायनिक गुण, अब इस रासायनिक गुण में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि रासायनिक गुण में दो चीज जाने थे कि जो हाइड्रोक्सी समूह है ROH, जो एल्कोहल समूह है उसमें H के विस्थापन से और OH के विस्थापन, मतलब यहाँ जब H केवल विस्थापनीय हो उसके लिए रासायनिक गुण और OH जब विस्थापनीय हो उसके लिए रासायनिक गुण। तो यहाँ दो प्रकार के रासायनिक गुण हमको पढ़ना था। ROH जिसमें केवल हाइड्रोजन विस्थापनीय हो, ROH एल्कोहलिक समूह जिसमें केवल H विस्थापनीय हो उसके लिए रासायनिक गुण। और फिर पढ़ना है बाद में ऐसा एल्कोहलिक समूह जहां OH दोनों विस्थापित हो, मतलब O और H दोनों विस्थापित हो एक साथ, अर्थात जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह एक साथ विस्थापित हो, ये गुणधर्म पढ़ना है। इसमें हम पहला पढ़ चुके थे जब H+ बाहर निकलता है। H+ बाहर निकलने का मतलब हो गया कि वो क्या है, अम्ल है। ROH में जब H बाहर निकलता है तो इसका मतलब जब H+ बाहर निकल गया तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि अम्लीय गुण जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, कार्बन की संख्या कम होगी वहां वो प्रबल अम्ल होगा, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी अम्लीय गुण घटता जाएगा। तो इसमें ROH में CH3OH जो था प्रबल अम्ल माना जाता है, प्रबल अम्ल। ठीक है, अगला ऐसे ही C2H5OH ले लेंगे। C2H5OH में थोड़ा दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल ऐसे करके और अम्लीयता धीरे धीरे घटती जाती है। तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग सोडियम जैसे जब अम्ल है तो सक्रिय धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक RCOOH, कार्बोक्सिलिक अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया ROH से यदि कराया जाए तो क्या होगा, मतलब एल्कोहल की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया देखें कैसे होगा। RCOOH की क्रिया HO कर देते हैं, O और R' इसको अलग कर लें। यहाँ से OH और यहाँ से H विस्थापित होता है और H2O के रूप में ये बाहर निकाल देते हैं। यह अभिक्रिया निर्जलीय कारक की उपस्थिति में, और यहाँ निर्जलीय कारक हम लोग H2SO4 सांद्र लेते हैं, H2SO4 सांद्र, अर्थात निर्जलीय कारक की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करता है, और जब निर्जलीय कारक है तो जल मुक्त करेगा ही, H2O बनाएगा। प्लस यहाँ RCO और OR', RCOOR', अर्थात यहाँ क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है, एस्टर। यह जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है, दोनों तरफ होता है, अर्थात यदि एस्टर और जल एक साथ मिलाया जाए, एस्टर का जल अपघटन किया जाए तो वो तत्काल क्या बना लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल में टूट जाते हैं। ठीक है, और जब एल्कोहल अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। ये हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी अम्ल हो और एल्कोहल हो, एल्कोहल अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। ठीक है, तो ये रहा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की यदि एल्कोहल से क्रिया होती है वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जो एक निर्जलीय कारक है उसकी उपस्थिति में होगा, और ये एस्टर बनाता है, एस्टर बनाता है। इसे उपरोक्त अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहा जाता है, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण कहा जाता है, एस्टरीकरण। आगे देखें, अगला हेडिंग पढ़ना है अम्ल हैलाइडों से अभिक्रिया। अम्ल हैलाइड एसिड समूह से जुड़ा होता है, मतलब हैलोजन समूह, मतलब RC डबल बॉन्ड O और X को अम्ल हैलाइड कहा जाता है, अम्ल हैलाइड कहा जाएगा। यहां से ये जो समूह होता है इसे एसिल समूह कहते हैं, एसिल समूह।
और इसे आप जानते ही हैं, ये हैलोजन समूह है, हैलोजन समूह। तो अब यहाँ क्या होगा, जब अम्ल हैलाइड की ROH से अभिक्रिया होगी, एल्कोहल से अभिक्रिया होगी, अम्ल हैलाइड RC⸻OX प्लस HOR', ये एल्कोहल है, एल्कोहल, इसकी क्रिया अम्ल हैलाइड से भी होगी, अम्ल हैलाइड से होगी। तो यहाँ क्या होगा, H और X बाहर निकल जाते हैं HX के रूप में, HX, और यहाँ फिर से बन जाता है एस्टर, RC⸻OOR', ये क्या बना देगा, एस्टर। अर्थात इस प्रक्रिया में भी एस्टर बनता है। अम्ल हैलाइड से एल्कोहल के लिए अभिक्रिया कराएंगे, एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एसिडीकरण कहा जाता है, एसिडीकरण। कहीं कहीं एसिटिलीकरण में देता है, एसिटिलीकरण किसे कहते हैं, अगला जो होगा वो टॉपिक को एसिटिलीकरण का होगा। आगे देखें, यदि एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया हो जाए, एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया यदि एल्कोहल से कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड की एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया। जब एसिटिक एनहाइड्राइड एल्कोहल से क्रिया करेगा, तो सबसे पहले जाने एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें से एक जल का अणु जब मुक्त होता है तो ये बना देता है RCO, और RCO ये इस बंध के द्वारा जुड़ लेते हैं। ठीक है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको आईयूपीएससी नाम में क्या कहेंगे, एल्केनोइक, जो भी होगा, डाई एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि एक ही जैसे दिख रहे हैं, RCO और R' से डिफरेंट होता है, तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड, जो भी एल्केनोइक एक होता है और दूसरा वाला एल्केनोइक एनहाइड्राइड, मतलब ये OH समूह से बना हुआ है, इसलिए इसको एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है, डाई एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब देखें, इनकी अभिक्रिया यदि ROH से कराते हैं, RCO, R' यहाँ कर देते हैं CO, और इनकी अभिक्रिया यदि ROH से होगी, ROH हम और आपके डबल डैश कर देते हैं, होगी, तो क्या होगा, ध्यान देंगे, ये या तो यहां से बंद ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको उल्टा लिख लेते थोड़ा, HOR', ऐसे लिख लेते। चूंकि S गैस से यहां से मुक्त कराना है, मतलब हम लोग हाइड्रोजन विस्थापन कर रहे हैं, तो इसमें से या तो बंद यहां से तोड़ें, नहीं तो यहां से तोड़ें। यहां से तोड़ेंगे तो ये एक साथ बाहर निकलेंगे, और यहां से तोड़ेंगे तो ये एक साथ बाहर निकलेंगे। तो देखें, बाहर निकालते हैं, एक साथ बाहर निकाले, ठीक है। तो RCOOH क्या हो गया, RCOOH प्लस R', इसको डबल डैश करें, तो क्या हो जाएगा, R', OR', ये क्या हो गया, एस्टर। ठीक है, यहां बन गया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर। अर्थात यहां जो अभिक्रिया होगा, इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहा जाता है, एसिटिलीकरण कहा जाता है। एस्टर क्या बन रहा है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड की जब एल्कोहल से क्रिया होगी तो वहां मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर बन जाता है। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहा जाता है। अगला पढ़ें, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। जैसे कभी नेम रिएक्शन में पूछ दिया कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, आगे भी पढ़ना इसको, लेकिन तत्काल में इसको यहां देखें, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। विलियमसन संश्लेषण
विलियमसन संश्लेषण। देखें विलियमसन संश्लेषण, इसमें हम लोग सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड लेंगे, सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड यूज करते हैं और एल्किल हैलाइड यूज करेंगे। तो देखें इसमें RONA या P कर सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड लेना है और यहाँ R' सेट कर देते हैं एल्किल हैलाइड। जब इनकी क्रिया होती है ईथर की उपस्थिति में, सॉरी यहाँ ईथर नहीं ले रहे हैं, वैसे ही नॉर्मल अभिक्रिया करना है, ईथर उसमें लेते हैं, ग्रेनाड में लेते हैं। RONA सोडियम का एल्काक्साइड और यहाँ है R' मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया कराना है। यहाँ से सोडियम और एल्किल हैलोजन समूह बाहर निकल जाते हैं NaX के रूप में, प्लस यहाँ हो गया ROR' अर्थात ROR' बन गया, इसे ही ईथर कहा जाता है। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण में सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड यदि एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो ईथर बनाता है और लवण बाहर निकलता है। आगे देखें, इसी में यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, जब भी देखेंगे पार्ट 3 या पार्ट 4 में, एल्किल हैलाइड के पार्ट 4 में देखेंगे, वहाँ मिल जाएगा। तो एल्किल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX प्लस यहाँ RHOR' से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखें यहाँ से OH विस्थापित हो रहा है, यहाँ R जो निकलता है, यहाँ से जो R मुक्त होता है वो नेगेटिव में होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सबसे बड़ी पहचान कि वहाँ जो R मुक्त होता है वो माइनस के रूप में मुक्त होता है और यहाँ से H प्लस के रूप में ये मुक्त हो रहा है। तो H प्लस के रूप में ये मिला, R माइनस के रूप में ये मिला, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और MgX और OR' एक साथ हो जाते हैं। यहाँ ये अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है, ईथर की उपस्थिति में R' मतलब यहाँ RH एल्केन बन जाएगा, RH और MgX OR'। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा एल्केन, क्या बन जाएगा, इसे कहते हैं एल्केन। तो क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब एल्कोहल से क्रिया कराई गई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्कोहल से क्रिया कराई गई ईथर की उपस्थिति में, तो वहाँ एल्केन बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसी में आप लोग ध्यान देंगे, जो भी हम लोग सामान्य रिएक्शन पढ़ रहे हैं उस सामान्य रिएक्शन में R के जगह पे आप कोई भी एल्किल समूह कोई भी रख सकते हैं और X के जगह पे, अर्थात जो भी नॉर्मल रिएक्शन है वहाँ R के जगह पे कोई मान रख करके वहाँ हम लोग एल्केन या अन्य कोई भी यौगिक जो भी पूछा जाए उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो रासायनिक गुण होगा वो हाइड्रोक्सी समूह के विस्थापन के लिए देखना। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन समूह विस्थापित हो रहा था, अगला जो पढ़ेंगे उसमें OH समूह विस्थापित होगा। मतलब ROH से यदि OH समूह विस्थापित होता है तो क्या होगा, या हम लोग एल्किल हैलाइड वाले ग्रुप में पढ़ चुके हैं, एल्किल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड का वीडियो आप लोग देखेंगे, वहाँ दिखा होगा ROH, यहाँ OH बाहर निकल जाता है। यदि हम कोई रिएक्शन लें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या नॉर्मल रिएक्शन लिए थे HX हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया यदि ROH के साथ कराते हैं तो यहाँ जल का अणु बाहर निकल जाता है और RH वहाँ ऐड हो जाता है, एल्किल हैलाइड तैयार हो जाता है और जल बनता है। तो देखें एल्किल हैलाइड इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि HI, HBr और HCl, इनमें सबसे अधिक रिएक्टिव HI, HBr और HCl इस क्रम में होते हैं। यह अभिक्रियाशीलता का
अभिक्रियाशीलता का रूप यह है कि HI सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, HBr उससे कम और HCl उससे कम। इसी तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में थे। प्राथमिक जो इसमें प्राथमिक अल्कोहल था वो कम रिएक्टिव था, सबसे अधिक रिएक्टिव थे तृतीयक वाले। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हुआ था उसमें HI के साथ इनकी अभिक्रिया कराए होंगे। ROH की अभिक्रिया यदि HI के साथ हुई होगी तो वहाँ RI आसानी से बन गया होगा। फिर ROH HBr से अभिक्रिया कराएंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म करना पड़ेगा। फिर RBr बनेगा। अगले वाले स्टेप में यदि ROH की HCl से क्रिया कराएंगे तो वहाँ जिंक क्लोराइड लगाना पड़ता है, जिसके वजह से RI बनता है, सॉरी RCl बनता है। तो इस तरीके से पुराना जो वीडियो है उसको आप लोग देखेंगे, लेकिन इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मैंने पूरी वीडियो वहीं से है, मतलब ROH की क्रिया आप क्रमशः ये होमवर्क जान लें या जो भी है HX से कराएंगे या PX3 से कराएंगे या PCl3 से कराएंगे, PCl5 से कराएंगे। ये पुराना वीडियो है, पूरा का पूरा वहां मिल जाएगा। तो जब भी हाइड्रोक्सी समूह यहाँ से मतलब मुक्त होगा तो हाइड्रोक्सी समूह यदि मुक्त होता है तो वहाँ यदि PCl3 से क्रिया कराते हैं तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा। यदि PCl5 से ROH की क्रिया कराते हैं तो वहाँ पहले फास्फोरिक अम्ल बनता है, फिर HCl बनता है और फिर क्या हो जाता है, वहाँ POCl3 बनता है, HCl बन जाता है और RCl बन जाता है। माने ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ साथ मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया, HX की अभिक्रिया देखेंगे। इस समय हम लोग पढ़ते हैं, ये वीडियो था उसमें। अगला निर्जलीय कारक के रूप में देखें कि इनका अभिक्रिया जो विशेष है, ये OH के साथ आप रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अगला जो देखा जाएगा वो निर्जलीय कारक के रूप में या विशेष अभिक्रियाएं जो OH और H पर डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है, ये विशेष अभिक्रियाएं हैं। इसमें पहला आता है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। विशेष अभिक्रिया में कुछ ऐसा होगा, यदि ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है या अम्ल क्षार की भांति व्यवहार करता है, कैसे आपको देखना है। दूसरा, यदि निर्जलीय कारक है तो निर्जलीय कारक किस रूप में है, कैसे अभिक्रिया करता है निर्जलीय कारक में, यहाँ से जल का अणु कैसे बाहर निकलता है, ये है। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण पढ़ना है। ठीक, ऑक्सीकरण करने के बाद हम विभेद पैदा करेंगे, विभेद देखेंगे कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कैसे पहचाने जाते हैं कि कौन प्राथमिक अल्कोहल है, कौन द्वितीयक अल्कोहल है और कौन तृतीयक अल्कोहल है। ये बार बार आगे आएगा, एक साइकिल की मदद से देखा जाएगा। तत्काल में हम लोग और 3 टॉपिक को देखेंगे, अगले वीडियो में ऑक्सीकरण और निर्जलीय कारक को देखेंगे। देखें, दुर्बल अम्ल या ले लें अम्लीय प्रकृति। ये तमाम विद्वानों का मानना है कि यहाँ इसमें ROH में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अर्थात लाउरी ब्रांस्टेड के अनुसार देखा जाए तो लाउरी ब्रांस्टेड ने कहा था H+ देना और H+ लेना। H+ जो देता है वो अम्ल होता है और जो H+ लेता है वो क्षार होता है। तो इसमें इन्हीं के द्वारा, H+ के द्वारा ही हम क्लियर करेंगे कि इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है कि नहीं होता है। देखें, यहाँ OH- लेते हैं, OH- और हमने लेते हैं HO अम्ल को, सॉरी ये अम्ल के रूप में है। ये देखना है कि जिसमें हम अम्ल के रूप में लेंगे तो मेथिल अल्कोहल को लेंगे, क्योंकि सबसे छोटे कार्बन का अल्कोहल जो होगा वो ज्यादा अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, उसी को चेक करना है। तो यहाँ पे HOOH और यहाँ HO अल्कोहल, इनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ ये H+ इनको दे देगा और ये बना लेंगे HO और H जल, क्योंकि ये क्या है, अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, कह सकते हैं संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल यहाँ जो प्राप्त होगा वो संयुग्मी क्षारक हो जाएगा OR-, H+ दे दिया, ये माइनस के रूप में है। ठीक है, तो ये संयुग्मी क्षारक। तो हुआ क्या,
यहाँ ये H प्लस OH को दे रहा है, H प्लस डोनर जो होता है, H प्लस जो देता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। जो H प्लस देता है वो अम्ल होता है। ऐसे ही देखें, ये क्षार के रूप में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ROH है, ऐसे इसके पास दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो दो लोन पेयर है इसके पास। वो क्या करता है, कोई एक प्रबल अम्ल ले लेते हैं, HA, प्रबल अम्ल। जब प्रबल अम्ल है तो H प्लस देगा, और जो ही H प्लस देगा यहाँ क्या करेगा, ये आके जुड़ जाएगा। जब H प्लस के रूप में है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ जाके जुड़ जाता है। RO कहाँ जुड़ता है, जहां उसका लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर से वो जाकर के जुड़ जाता है। RO यहाँ हो गया H और प्लस, इसे कहते हैं, एक और H है ना, यहाँ क्या होगा, एल्किल ऑक्सोनियम है, ऑक्सोनियम आयन प्लस A माइनस के रूप में यहाँ बाहर ये उपस्थित है। ये है संयुग्मी क्षार। ध्यान दें, यहाँ ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन की मदद से देखें कि यहाँ ROH संयुग्मी अम्ल के रूप में है, अर्थात अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, और यहाँ क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। तो देखें अब ये कब व्यवहार करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें। यह जब R का मान छोटा होगा, R का मान 1 2 3 4 ऐसे माने 1 2 मैक्सिमम 3 तक हो, तो वो प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, अर्थात अम्ल की भांति व्यवहार करता है। जैसे ही 3 से ऊपर चला जाता है धीरे धीरे, तो उनकी अम्लीयता का गुण एकदम कम हो जाता है और वो क्षार की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे इसी में कुछ विशेष रिएक्शन में पढ़ेंगे। निर्जलीकारक, निर्जलीकारक में भी सेल्ज़ेफ का नियम बताया गया है। सेल्ज़ेफ का नियम, निर्जलीकारक, निर्जलीकारक या निर्जलीकरण। देखिए, निर्जलीकरण में जल बाहर निकलता है, तो जल बनने की प्रक्रिया में यहाँ सेल्ज़ेफ ने बताया, सेल्ज़ेफ ने ये बताया, जल बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह, जो हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकलता है वो उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ बाहर निकलता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ध्यान देंगे, यदि CH3 CH2 CHOH यहाँ रखें और यहाँ CH3 है, ठीक है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, प्लस यहाँ निर्जलीकरण करना है, निर्जलीकरण करना है। देखें, यहाँ निर्जलीकरण H2SO4 की उपस्थिति में होगा, H2SO4 की उपस्थिति में होगा, और H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण की प्रक्रिया ध्यान देंगे। निर्जलीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो तृतीयक में बहुत तेज गति से होता है, तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक, इस रूप में होता है। और सबसे तेज होता है तृतीयक में, उससे थोड़ा सा धीमा होता है द्वितीयक में, और उससे ज्यादा धीमा होता है प्राथमिक में। मतलब इन तीनों कंडीशन में एल्कीन बनना है, मतलब एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड तृतीयक यदि होगा तो बहुत ही जल्दी बनेगा, द्वितीयक होगा तो थोड़ा धीमा बनेगा, प्राथमिक होगा तो और कम बनता है। लेकिन देखेंगे इसमें H2SO4 का यूज करेंगे तो भी निर्जलीकरण होगा, Al2O3 अर्थात एल्यूमिना का प्रयोग करेंगे तो भी होगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि जब बहुत ही तेज गति से होगा तो उत्प्रेरक की कम आवश्यकता होगी, ठीक है, और यदि वो प्राथमिक होंगे तो यहाँ प्रबल उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, प्रबल निर्जलीकारक की आवश्यकता होगी। तो ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग द्वितीयक लिए हैं तो प्राथमिक है, प्राथमिक से शुरू करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल RCH2CH2OH
यहाँ H2SO4 लेते हैं। यहाँ H2SO4 160 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिया जाता है। माने इसमें H2SO4 की उपस्थिति में इनको H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ सांद्र रखते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो इस निकटवर्ती हाइड्रोजन को ये OH ले लेगा और यहाँ से जल का अणु बना देगा, सॉरी एल्कीन बना देगा। CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बन जाएगा और ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ये होता है निर्जलीकरण। ये प्राथमिक के लिए था। ऐसे ही सेकेंडरी के लिए करें, द्वितीयक के लिए करते हैं। द्वितीयक या तृतीयक दोनों के लिए, सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों के लिए तनु H2SO4 लिया जाता है, तनु H2SO4 लिया जाता है और उबलते हुए माने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ सेकेंडरी और टर्शियरी में, सेकेंडरी के लिए एग्जांपल देख लें, RCH2 CH2 CH OH CH3, ठीक है। इनको H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ H2SO4 एक संबंध एक के अनुपात में लिया जाता है। एक संबंध एक का मतलब इनको एक संबंध में, मतलब इनको उबलते हुए उबला हुआ H2SO4 लेंगे और तनु के रूप में लेते हैं, तनु है, और ये दोनों एक संबंध एक के अनुपात में होंगे। RCH2 CH OH CH3 एक संबंध एक आप मिल जाता है, आपको लैब में ही मिल जाता है एक संबंध एक, या उसको गर्म कर देंगे और ये आधा गर्म रहेगा, माने इनका और उनका अनुपात जो होगा एक संबंध एक अनुपात में। तो यहाँ देखें OH जो होगा यहाँ से इधर से ना निकल के इधर से, क्योंकि आपको बताया गया था कि एक और नियम है सज्जन का कि जिधर सीरीज लंबी होती है उधर के कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन इस OH के साथ जल बना लेगा, H2O बना लिया, और यहाँ से RCH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये एल्कीन बन जाता है। तो हर एक प्रक्रिया में एल्कीन बनेगा, लेकिन यही होगा कि प्राथमिक में हम H2SO4 की उपस्थिति सांद्र लेते हैं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और फिर यहाँ जब सेकेंडरी और टर्शियरी की बात आती है तो वहाँ कम सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है और उबलता हुआ कम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। यदि यही निर्जलीकरण यदि हम एल्यूमिना के साथ करें तो एल्यूमिना के साथ यदि लिया जाता है तो वहाँ भी प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक में RCH2 OH प्लस यहाँ निर्जलीकरण यदि होगा तो यहाँ एल्यूमिना Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाएगा और यहाँ भी वही बनेगा RCH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनेगा। फिर यदि सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें तो सेकेंडरी में RCH2 CHOH CH3 इसमें एल्यूमिना Al2O3 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाता है और यहाँ भी एल्कीन बनता है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन बना देता है। फिर ऐसे ही टर्शियरी में RCH2 CH3 CH2 8OH लें, यहाँ पे यदि निर्जलीकरण करेंगे तो वहाँ एल्यूमिना Al2O3 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाएगा। तो यहाँ आसानी से बहुत ही जल्दी से ये एल्कीन में बदल जाते हैं। RCH2, अब ये ध्यान देंगे इधर CH3 ही कर देते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे R का मतलब कुछ और बड़ा लेंगे, इससे बड़ा लेंगे तो सीरीज जिधर लंबी होगी उधर से ही वो डबल बॉन्ड बनेगा, उधर ही डबल बॉन्ड बनेगा। तो सीरीज इधर लंबी हो तो इधर बनेगा, इधर लंबी हो तो इधर बनेगा, इसलिए हम इधर छोटा करते हैं ताकि इधर सीरीज लंबा है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण कैसे होगा, किसके किसके बीच में होता है, कैसे होता है, और फिर इनमें विभेद प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कैसे विभेद है उनमें, उन तीनों को कैसे हम अलग अलग करते हैं, कैसे पहचानते हैं। इसके बाद एल्कोहल का समापन होगा। एल्कोहल के बाद हम लोग हेलो एरिन और
हेलो एरिन और फिनॉल या एल्कोहल की बात करेंगे जो एरोमेटिक में हो। धन्यवाद।